A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी. सो लेट्स स्टार्ट. इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म के बारे में. अगर आपका कोई डिटेल क्वेश्चन है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है. तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिलते हैं जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. इस चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से वर्ल्ड ओवर हम बात कर रहे थे. बेसिकली हम फोकस कर रहे थे इंडिया के ऊपर. तो हमने बात किया था कि किस तरीके से जो कॉलोनियल रूल है, जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं चल रहा था, बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, साउथ अमेरिका, तो इन सब जगह पे क्या था कि कॉलोनियलिज्म से किस तरीके के चेंजेस आ रहे थे फॉरेस्ट लॉज में. तो हमने अपने कंट्री के बारे में बात किया. तो हमने देखा कि 9.3% परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड टोटल जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर कर दिया गया था इंडस्ट्रियल यूज़ में ओवर द पीरियड ऑफ 300 ईयर्स. डिफॉरेस्टेशन के बारे में हमने बात किया था कि उसके कारण क्या थे. तो हमने बात किया था कि इम्प्रूव करना चाहते थे लैंड, रेल लाइंस बिछाने के लिए. ये सारे कारण थे कि फॉरेस्ट को काटा क्यों जा रहा था, किस तरीके की वैरायटी के फॉरेस्ट जो है वो यूज़ किए जा रहे थे. डाइट्रिच ब्रैंडिस के बारे में हमने बात की थी, जो कि एक जर्मन एक्सपर्ट थे, जिनको जो है ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में लेकर आए थे और उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस बनाई जाती है, फॉरेस्ट लॉज बनाए जाते हैं. तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी तक बात किया है. अब तक हम देख चुके हैं कि किस तरीके से शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है उसको बंद कर दिया गया, फॉरेस्ट लॉज बना दिए गए. फॉरेस्ट के वही लोग जो कि ट्राइबल लोग थे, जो पहले फॉरेस्ट में रहा करते थे और फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको किस तरीके के हार्डशिप्स देखने पड़ते हैं. तो सेकेंड पार्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं कि अब जो है हंटिंग जो प्रैक्टिस होती थी फॉरेस्ट के अंदर, उसको कौन प्रैक्टिस कर सकता था. पहले क्या होता था, जो ट्राइबल लोग थे वो क्या करते थे, छोटे छोटे डियर को, पार्टरिज को, स्मॉल एनिमल्स को हंट किया करते थे अपनी बेसिक नीड्स के लिए. किस नीड्स के लिए? खाने की नीड्स के लिए करते थे वो ऐसा. बट अब जब फॉरेस्ट लॉज लगा दिए गए तो ये वाले सारी चीज़ों को, सारी एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया, इसको इलीगल बता दिया गया. फॉरेस्ट लॉज लगाए गए तो कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस थी उनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया और पीपल वर पनिश फॉर पोचिंग. अब जो ट्राइबल लोग थे, जो लोग थे जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते थे अपने लाइवलीहुड के लिए, उनकी प्रैक्टिसेस को इलीगल घोषित कर दिया जाता है. ब्रिटिशर्स की मेंटालिटी क्या थी उस टाइम पे? ब्रिटिशर्स की मेंटालिटी थी जो बड़े बड़े एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल टाइगर हो गया, वुल्स हो गए, इनको मारना जो है वो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस टाइम पे लोगों को फ्री ये दे दिया कि आप जो है बड़े बड़े एनिमल्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स और वुल्फ, ये जो भी मिलते हैं आप इसको मार डालिए, बिकॉज ये वाइल्ड एनिमल है और हमारे लिए खतरा है. और जो भी उन एनिमल्स को मारता था उसको रिवॉर्ड्स दिए जाते थे, उसको इनाम दिया जाता था. और बहुत आपने देखा होगा पुराने मूवीज़ में भी, और आपने पुराना जो कल्चर क्या है कि बड़े बड़े एनिमल्स को मार कर अपने घरों में रखा जाता था ब्रेवरी शो करने के लिए. तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि उन्होंने बोला कि ये सारे एनिमल्स को मार दीजिए. और लोगों ने क्या किया, ये देखिए, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं लॉर्ड रीडिंग का. इन्होंने क्या किया, पूरे देखो इतने सारे टाइगर्स को मार के पूरा नेपाल में फ़ोटो खिंचवाया हुआ है. आप सोच सकते हैं आज के ज़माने में अगर आपने एक भी टाइगर को मार दिया, जो टाइगर एक्ट है उसके अंडर में, तो आपको कितनी आपको पनिशमेंट मिल सकती है. आप एक बार ज़रूर इसके बारे में पढ़ लेना. बट ये वो वाला टाइम था कि टाइगर हंटिंग जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जा रही थी. जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, कॉलोनियलिज्म चल रहा था, उस टाइम पे 80,000 टाइगर मार दिए गए, 1.5 लाख लेपर्ड मार दिए गए और 2 लाख वुल्स को मार दिया गया. अब आप सोचिए, आपको ये सारे जो मतलब इतने सारे एनिमल्स तो एक्सटिंक्ट हो गए और इतने सारे जो है एक्सटिंक्शन की कगार पर आ गए. तो ये वाली प्रैक्टिस की जा रही थी क्योंकि किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये वाइल्ड एनिमल को आप इतने बुरी तरीके से मारना शुरू कर देंगे तो दे कुड गेट एक्सटिंक्ट ऑल्सो. तो इस प्रैक्टिस की वजह से अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे टाइगर्स का नंबर इतना फॉल कैसे कर गया, तो ब्रिटिशर्स भी उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं. अब जो है नए ट्रेड्स और न्यू एम्प्लॉयमेंट के मेजर्स आ गए थे. किस तरीके से? पहले क्या होता था, पहले जो होते थे आदिवासी, वो क्या करते थे, आदिवासी लोग जो है ट्राइबल लोगों के साथ मिलकर, बंजारे लोगों के साथ मिलकर, जो ट्राइबल लोग हैं वो बंजारे लोगों के साथ मिलकर अपने हाथी को, अपने चीज़ों को सेल किया करते थे. अब क्या हो गया था, हाथी को सेल करना बैन. ठीक है, अब ऐसे कोई सेल नहीं कर सकते क्योंकि नए फॉरेस्ट लॉज आ चुके हैं. तो अब क्या हो गया, ट्रेड वाज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड मेनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म हैज़ द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को वहाँ पे बिठा दिया गया, उनको टेंडर्स दे दिए गए कि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, वहाँ के एनिमल्स को ट्रेड करना है, प्रोड्यूस को ट्रेड करना है, तो आपके पास ही राइट है. जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे उनके पास कोई राइट नहीं है. इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी. कोरवास, कराचा और येरुकुला, ये मद्रास के अंदर थे. इनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, दे लॉस देयर लाइवलीहुड एज ग्रेजिंग एंड हंटिंग वर रिस्ट्रिक्टेड.
संथाल और ओरांग जो थी झारखंड की ट्राइब थी, गोंड छत्तीसगढ़ की ट्राइब थी, ये सब लोगों का भी जो राइट था वो हट गया था, तो उनको बाद में रिक्रूट कर दिया गया वर्कर्स की तरह ट्री प्लांटेशंस में। तो ये सारे जो ट्राइब्स हैं इनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी ट्राइब को क्रिमिनल ट्राइब भी घोषित कर दिया था। मतलब क्रिमिनल ट्राइब उन्होंने क्यों किया होगा, क्योंकि वो रेबल मतलब वो प्रोटेस्ट करते थे अपने विलेज के अंदर, अपने फॉरेस्ट के अंदर उनको नहीं आने देते थे ब्रिटिशर्स को, तो ऐसी ट्राइब को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था। इनको फैक्ट्री में काम कराया जाता था, ट्राइबल लोगों को माइंस में काम कराया जाता था, प्लांटेशंस में काम कराया जाता था। इनके वेजेस जो होते थे बहुत ज़्यादा लो रखे जाते थे। इनको ये बोला जाता था कि अगर आप जंगल में रहना चाहते हो, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, जंगल में अगर आप रहना चाहते हो, जो कि लोग जंगल में ही रहते थे वो लोग, तो आपको जो है हमारे जो साइट्स है उसके ऊपर फ्री लेबर देनी पड़ेगी। जो भी उनको काम करना था, पेड़ काटिए, कुछ भी काम करवाते थे उनसे, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ता था अगर वो विलेज के अंदर रहना चाहते हैं। जिनको विलेज से बाहर निकाल के, अगर वो फॉरेस्ट के अंदर रहना चाहते हैं, जिनको फॉरेस्ट से बाहर निकाल के भेज दिया गया था बाहर, उनको उन्होंने वेजेस के ऊपर रख लिया वर्कर बना के। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फॉरेस्ट लॉज लेकर आ गए हैं, जिसकी वजह से ट्राइबल लोग बहुत परेशान हैं। इसी परेशानी की वजह से आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे रेबेलियन उस टाइम पर। तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी वो जो थी बहुत ज़्यादा परेशान थी इस बात से। तो उनके जो लीडर्स थे वो ब्रिटिशर्स वो क्या करते थे, जैसे सिद्धू एंड कानू संथाल परगना में, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर में, अलूरी सीतारामू राजू आंध्र प्रदेश में, ये सारे उनके लीडर्स थे ट्राइबल लोगों के। ये लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया, रेबेलियन करना शुरू किया। तो बस्तर वाले रीजन में भी रेबेलियन होते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। लोग जो थे बस्तर के, उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, पहले वाला प्रैक्टिस उनका ये था कि वो अपने विलेज की रक्षा क्या करते थे, वो अपने फॉरेस्ट की टेक केयर किया करते थे। जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो निकालते थे उसमें से, उसके लिए वो एक स्मॉल फीस पे किया करते थे। अब क्या हो गया, उन्होंने अपने वॉचमैन्स भी लगाए हुए थे, बट अब क्या हो गया, नए फॉरेस्ट लॉज में से तो उनको निकाल ही दिया गया, विलेज से बाहर ही निकाल दिया गया। 1905 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, कल्टीवेशन को स्टॉप कर दिया। और फिर क्या किया, फॉरेस्ट विलेजेस बनाए गए जिसके अंदर फॉरेस्ट के लोगों को रहना अलाउ किया गया, लेकिन इन लोगों को फ्री में वर्क करना पड़ता था। बहुत सारे जो विलेजेस थे उनको निकाल के बाहर फेंक दिया गया और लैंड जो है उसको एक्वायर कर लिया गया अपने खुद के यूज़ के लिए। और ये जो लोग थे इनको एज अ लेबरर काम कराया जाता था, उनको वेजेस पे कर दिए जाते थे, जिनको जंगल में से निकाल दिया गया था। ये सारी चीज़ें होती रही और उसकी वजह से आप देखेंगे बस्तर रेबेलियन 1910 में आपको बस्तर रेबेलियन देखने को मिलेगा। जो धुरवा लोग थे, धुरवा ऑफ द कांगेर फॉरेस्ट टुक इनिशिएटिव, और उन्होंने क्या किया, गोंडाधूर जो है वो उनका एक इम्पॉर्टेंट लीडर था, गुंडाधूर जिसका नाम रखा था उन्होंने। बाज़ार उन्होंने लूट लिए और फाइनली जब नहीं देखा पाया उन्होंने, बाज़ार लूटे, हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स, पुलिस स्टेशन उनको जला दिया, ये सारा मतलब वो रेबेलियन चल रहा है ये। लेकिन जब वो देखा उन्होंने कि नहीं हो पाया, किल कर रहे हैं वो रेबेलियन को, ब्रिटिशर्स जो है बहुत ब्रूटली किल कर रहे हैं, तो वो उन्होंने क्या किया, फाइनली वो गाँव को छोड़ के डीप जंगल में चले गए ताकि उनको ब्रिटिशर्स ना ढूंढ पाएँ। तो इस तरीके से रेबेलियन चलता है। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उसको बहुत ब्रूटली सप्रेस करते हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है उनको, 3 मंथ्स लग जाते हैं रीगेन कंट्रोल, एंड कुड नॉट कैप्चर गुंडाधूर। तो मतलब ये जो इनका लीडर था ये वाला गुंडाधूर, उसको वो कैप्चर ही नहीं कर पाते ब्रिटिशर्स, और वो जो है विलेज को छोड़ के जंगल में चला जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। रेबेलियन के बाद क्या होता है, जो एरिया होता है टू बी रिजर्व व रिड्यूसली, जो रिजर्व किया गया था जो एरिया, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है हाफ ऑफ दैट प्लान बिफोर 1910। दिस वॉज अ मेजर विक्ट्री फॉर द रेबल्स। मतलब इतना रेबेलियन करने के बाद उनको मिलता क्या, अल्टीमेटली उनको मिलता है कि जो बहुत बड़ा एरिया उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया था उसको 50% कर दिया उन्होंने। कभी ये वाला एरिया 50% जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, रेस्ट ऑफ द एरिया में आप घूम सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो। रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती थी। तो इन रेबेलियन का सिर्फ इतना ही इफेक्ट आता है, लेकिन जो फॉरेस्ट लॉज होते हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट होते जाते हैं। ट्राइबल लोग जो है उनकी ऑटोनॉमी ख़त्म होती जाती है और जो है उनको लेबर की तरह काम करवाया जाता है। 1970 का एक आफ्टर इंडिपेंडेंस भी है, वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें 4600 हेक्टेयर में लगाने थे ट्रॉपिकल पाइन, साल को हटा के पेपर इंडस्ट्री के लिए। बट वहाँ के जो विलेजर्स हैं, वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। मतलब सोचिए ये प्लान आया था कि बहुत सारे जो साल ट्रीज हैं उनको काट दिया जाएगा और उसकी जगह पे लगाया जाएगा ट्रॉपिकल पाइन ट्री, जो कि पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। लेकिन जितने भी फॉरेस्ट हमारे कंट्री में आपको देखने को मिलते हैं ना, उसका श्रेय जाता है हमारे
ट्राइबल लोग और विलेजर्स को, जिन्होंने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि गवर्नमेंट को वो पॉलिसीज़ वापस लेनी पड़ी। तो अगर हमारे देश के अंदर ये बच पाए, फॉरेस्ट या जंगल जिसको कहेंगे, तो उसका श्रेय जो जाता है वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा जाता है, राइट। अब ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में भी नहीं हो रहा था, इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में भी जो है ये सारी चीज़ें, जावा सुमात्रा, यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जिस तरीके से हमारे यहाँ पर थे ब्रिटिशर्स, वहाँ पे थे डच लोग। तो डच लोग जो है वहाँ पे भी सेम चीज़ें कर रहे थे। यू कैन टोटली रीड फ्रॉम दिस स्लाइड, आप जो है समझ लीजिए। अभी वहाँ की जो ट्राइबल लोग थे वहाँ पे भी फॉरेस्ट लॉज बना दिए गए, ट्राइबल लोग जो है उनको डिसलोकेट कर दिया गया। तो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में, बट इस प्रोटेस्ट को ब्रूटली किल कर दिया जाता है। वहाँ पे भी फॉरेस्ट लॉज बना दिए जाते हैं, सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये सारा सिस्टम जो है जावा में भी चल रहा है। अब आप टाइम पीरियड देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 वाला टाइम पीरियड। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, तो जो इतनी सारी लकड़ी जो होती है, जो पेड़ों के जो लॉग्स होते हैं वो काटे जाते हैं, उसका यूज़ किया जा रहा है वॉर में, राइट। या तो रेलवे लाइंस बिछाई जा रही है ताकि जल्दी जल्दी सैनिक आ सकें, या फिर उनके अलग अलग चीज़ें करने में उसको यूज़ किया जा रहा है। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा कट किया टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। जावा के अंदर भी सेम हो रहा है। जावा के अंदर क्या हुआ, जैपनीज ऑक्यूपाइड द रीजन। अब जावा के अंदर एक पिक्यूलियर चीज़ होती है, डच वहाँ पे थे पहले, डच का रूल चल रहा था, लेकिन क्या होता है वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो जापान क्या करता है, जावा के ऊपर ऑक्यूपाई कर लेता है उसको, उस पर कब्जा कर लेता है। तो डच क्या करते हैं, वहाँ से जाने से पहले जावा के जितने भी जंगल थे, मतलब सबको तो नहीं लेकिन बहुत सारे जंगलों को जला देते हैं। इसलिए जलाते हैं ताकि जो उनकी टीक के जो पेड़ थे उसको जो है जापानीज़ लोग यूज़ ना कर पाएँ वॉर के अंदर। जापानीज़ उससे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बना लेते थे और उनको वॉर में काफ़ी ज़्यादा एज मिल जाता था। तो जावा को जब छोड़ के जा रहे थे डच लोग, तो उन्होंने वहाँ के पेड़ जला दिए। इसको स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहते हैं, कि अपने जाने से पहले जो हमारे अब जो नया दूसरे लोग आ रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो पेड़ों को जला दिया जाए। तो ये वाला भी हुआ। तो इतने सारे वहाँ के जंगल जलाए गए जिसको रीप्लेनिश करने में जावा आइलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, राइट। पूरी तरह से तो देखो, अगर आपने किसी जंगल को जला दिया तो पूरी तरीके से वो रिप्लेनिश कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि जो सेकेंडरी सक्सेशन होती है पूरा जंगल को जलाने के बाद, तो वो एक अलग तरीके की सक्सेशन होती है। ये हम एनवायरनमेंट की क्लास में पढ़ेंगे। जो वहाँ की फर्स्ट जो वेजिटेशन थी जिससे जंगल उगा, अगर आपने उसको पूरा क्लियर करके सेकेंडरी टाइप ऑफ वेजिटेशन अगर आप वहाँ पे लेकर आते हैं, तो आप कभी भी जंगल को रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर आप कंक्लूजन देखते हैं तो अब इसमें हम यही देखने को मिलेगा हमें कि ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट लॉज लेने के बाद डिसलोकेट कर दिया गया, बट इंडिया के अंदर जितने भी जंगल बचे हैं वो सेक्रेड ग्रूव्स में बचे। लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। मतलब दे विल रेडी एट दैट टाइम, दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर ओन लाइफ ऑल्सो फॉर प्रोटेक्टिंग जंगल्स। तो उन्होंने अपनी सेक्रेड ग्रूव्स को प्रोटेक्ट किया, वो उनके लिए मंदिर जैसे थे। तो इस वजह से जो है सेक्रेड ग्रूव्स जो है वो हमारी बच पाई थी, और कुछ जो है डीप इनसाइड जो हमारे जंगल बच पाए हैं। अदरवाइज जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, उन्होंने जंगलों को जो है अपने खुद के यूज़ के लिए, मतलब खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया था। ट्राइबल लोगों को भी इन्होंने इसीलिए निकाला क्योंकि उस लैंड को ऑक्यूपाई करके वो उस पर वो वाली कल्टीवेशन करना चाहते थे जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो। सो यही चैप्टर था। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ये नहीं था, बट आपको ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारे फॉरेस्ट लॉज बनते हैं, फॉरेस्ट का जो कंट्रोल करने का वहाँ की नॉर्मल पॉपुलेशन का तरीका था वो बदल जाता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। कीप रीडिंग।